ऑल राइट। बेटा हम लोग जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे दैट नेम इज ब्लड। मैंने बताया था ब्लड में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज आरबीसी, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता क्या है, कैसे बनता है, किस मटेरियल से बनता है, यानी कंपोजिशन, काम कैसे करता है, फंक्शन, सब चीज। मैं हूं संदीप और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज किम्स पटना। किम्स पटना एक पारामेडिकल बीएनवाईएस एंड फार्मेसी का कॉलेज है जो पटना में सिचुएटेड है। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट नेम इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को अनदर नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते थे, वैसे ही प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। देखो, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। प्लेटलेट्स कहाँ से ऑरिजिन होता है और कैसे डेवलप होता है। ब्लड का कोई भी कंपोनेंट हो, ये जो ब्लड का कोई भी कंपोनेंट हो, ये सारा ब्लड का कंपोनेंट बोन मैरो से बनता है। कंपोनेंट की बात कर ले रहा हूं तो यहाँ पे तीन मटेरियल याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों चीज ब्लड का जो कंपोनेंट है ये बोन मैरो से बनेगा। रिकॉल कर देता हूं बोन मैरो क्या होता है। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ये बोन, बोन के अंदर जो एक खाली जगह बेटा देखोगे, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं बोन कैविटी। और इस बोन कैविटी के अंदर जो मटेरियल होगा दैट इज नोन एज बोन मैरो। अगर ये रेड कलर का होगा तो रेड बोन मैरो, व्हाइट कलर का होगा तो व्हाइट बोन मैरो। और इसी बोन मैरो से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। अब सवाल ये उठता है हमारे मन में कि प्लेटलेट्स बनता तो बोन मैरो से है, लेकिन कैसे। एक आंसर तो मुझे मिल गया कि प्लेटलेट्स जो होता है वो बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो बोन के अंदर खाली जगह जिसे बोन कैविटी कहते हैं उसमें होती है। प्लेटलेट्स का निर्माण देखेंगे तो हम लोग हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से मेलवाइड प्रोजेनरेटिंग सेल बनता है, और मिलवाइड प्रोजेनरेटिंग सेल से मेगा कैरियोटोब्लास्ट्स बनते हैं, और मेगा कैरियोटोब्लास्ट से मेगा कैरियोटोसाइट्स बनता है। और मेगा कैरियोटोसाइट्स में क्या जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, और वो फ्रेगमेंटेशन के बाद छोटे छोटे सेल्स का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है? एक एक करके सुनेंगे। प्लेटलेट्स बनेगा बोन मैरो से, और प्लेटलेट्स बोन मैरो से बनेगा, उसमें देखेंगे हम लोग हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। इससे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से माइलॉइड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, माइलॉइड प्रोजेनेटिक सेल बनता है, और माइलॉइड प्रोजेनेटिक सेल से मेगा कैरियोटोब्लास्ट बनते हैं, और मेगा कैरियोटोब्लास्ट से मेगा कैरियोटोसाइट्स बनते हैं। और इस मेगा कैरियोटोसाइट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्रेगमेंटेशन होता है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मान लिया जाए ये मेगा कैरियोटोसाइट्स है, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन करने का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, और ये फ्रेगमेंटेशन जनरली हमें देखने का मिलेगा इसके साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में फ्रेगमेंटेशन होगा
तो ये बहुत सारे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएँगे और ये फ्रेगमेंटेड पार्ट ही प्लेटलेट्स का निर्माण करेगा। क्लियर है? तो प्लेटलेट्स जो बनता है वो मेगाकैरियोसाइट के साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बनता है। देखो, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन को रेगुलेट कौन करता है? एक हार्मोन है जिसका नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन जो मेगाकैरियोसाइट्स के अंदर हो रहा है उसे रेगुलेट करता है। थ्रोम्बोपोएटिन जिसे टीपीओ कहते हैं, ये एक हार्मोन है और इस हार्मोन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीपीओ, ये हार्मोन है और ये हार्मोन हमारे शरीर में दो जगह सिंथेसिस होता है, दो जगह से रिलीज होता है। फर्स्ट वन इज लिवर और सेकेंड किडनी। लीवर और किडनी से थ्रोम्बोपोएटिन यानी टीपीओ हार्मोन रिलीज होता है जो मेगाकैरियोसाइट्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसे रेगुलेट करता है। मेगाकैरियोटिक म्यूटेशन और प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। मेगाकैरियोसाइट्स म्यूटेशन और प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। यहाँ पे एक ड्रॉप में ब्लड लिया हूं, एक ड्रॉप ब्लड में आप देखोगे जो ये रेड कलर का दिख रहा है दैट इज आरबीसी, जिसे मैं ब्लैक से सर्कल कर रहा हूं। वहीं मैं ब्लू से जिसे सर्कल कर रहा हूं, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है दैट इज डब्ल्यूबीसी। और वहीं इसके अंदर मैं एक रेड कलर से सर्कल कर रहा हूं जो अमीबा शेप का है, ये प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट जो मेच्योर प्लेटलेट होता है वो अमवाइड होता है, यानी उसका कोई फिक्स शेप देखने को नहीं मिलेगा। देखो, मॉर्फोलॉजी एक टर्म मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब पहले समझ लो, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है लाइफ साइंस का जिसके अंदर हम लोग किसी का भी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो एक्सटर्नल। मॉर्फोलॉजी टर्म जनरली इस्तेमाल करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट्स या स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल या इंटरनल स्टडी करने के लिए। यहाँ पे हम लोग प्लेटलेट्स का मॉर्फोलॉजी देखेंगे। कब लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जब प्लेटलेट्स दिखेंगे तो कुछ इस तरह से प्लेटलेट्स दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है, यहाँ पे प्लेटलेट्स है, कुछ इस तरह से ये प्लेटलेट्स दिखेंगे। प्लेटलेट्स का साइज देखो 2 से 4 म्यू डायमीटर होता है। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है तो इसे सुधार लेते हैं। प्लेटलेट्स का अगर साइज देखेंगे तो 2 to 4 म्यू तक दिखेगा डायमीटर में। शेप देखेंगे, ये इनएक्टिव शेप में डिस्क का शेप का दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये मेच्योर होगा, एक्टिव होगा तो इसमें इरेगुलर शुडोपोडिया जैसा बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गए, यानी ये अमवाइड शेप का होगा। एक्टिव होने पे जनरली ये क्या मैंने बोला, अमवाइड शेप का दिखेगा। अमवाइड शेप कहने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे। ये जो बाहर स्ट्रक्चर देख रहे हो ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, सेम वैसा जैसे अमीबा में होता है, इसीलिए प्लेटलेट्स को अमवाइड सेल भी कहते हैं। प्लेटलेट्स कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, बट प्लेटलेट्स के अंदर जो लिक्विड होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, वो हल्का नीला रंग के, हल्का ब्लू रंग का दिखेगा
और उसमें ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, छोटे-छोटे दाने की तरह स्ट्रक्चर दिखेंगे। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। मेगाकैरियोसाइट्स से ये बनता तो ज़रूर है, लेकिन बनने के बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे याद करने वाला है, एक प्लेटलेट्स का कोई फिक्स शेप नहीं है और दूसरा ये कि ये अन्यूक्लिएटेड होता है, दैट मीन्स हैविंग नो न्यूक्लियस। अगर प्लेटलेट्स को स्ट्रक्चर को और डीपली स्टडी करना है, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो कुछ हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर प्लेटलेट्स को स्टडी करेंगे तो उसमें 4 मेजर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन कहने का मतलब है एक बच्चा, ये प्लेटलेट्स है, इसके चारों तरफ बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर, जो ब्लैक कलर से मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये पार्ट पेरिफेरल जोन होगा। वहीं सेकंड बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चरल जोन होगा, यानी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे उसकी बात करेंगे, जिसे सोल जेल जोन भी कहते हैं। थर्ड वन में ऑर्गेनल जोन होगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब आ जाते हैं, जिसके अंदर प्लेटलेट्स के ऑर्गेनल्स देखने को मिलेगा। प्लेटलेट्स एक तरह का सेल है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ऑर्गेनल्स, उसकी बात होगा। और लास्ट वन इज मेम्ब्रेन सिस्टम। ये चारों पॉइंट एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज पेरिफेरल जोन। देखो, पेरिफेरल जोन करने का मतलब है कि चारों तरफ जो प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर होगा उसकी बात करेंगे। प्लेटलेट्स के बाहर जो पतला सा लेयर होता है बेटा, उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा को कवर करके रखता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो प्लेटलेट्स के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है पेरिफेरल जोन, वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे रखा हूँ, जैसे GPIB, ये बाइंड करेगा VWF को, उसी तरह GPIIB ये बाइंड करेगा फाइब्रिनोजेंस को। ये 2 रिसेप्टर है जो येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और अभी जो ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये रिसेप्टर क्या बाइंड करता है, ये है, यानी GPIB बाइंड करेगा यानी रिसीव करने का काम करेगा, अटैच होगा VWF से, और वहीं GPIIB ये बाइंड होगा फाइब्रिनोजेन से। देखो, इसमें ओपन कैनिकुलर सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी OCS, जिसका मतलब है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा और जो ग्रेन्यूल्स कंटेन है उससे बाहर निकालने का काम करेगा। मान लिया जाए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये प्लेटलेट्स का है, तो इसके बाहर का जो ये लेयर है ये दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे ये बाहर रिलीज करने में मदद करेगा। इसी को हम लोग ओपन कैनिकुलर सिस्टम बोलते हैं, जो ग्रेन्यूल कंटेंट्स है उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज सोल जेल जोन, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल जोन भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल जोन में देखेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा। ये नाम से ही पता चल रहा है छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल प्लेटलेट्स के शेप को मेंटेन करने का काम करेगा। सेकेंड इसमें देखेंगे तो माइक्रोफिलामेंट्स होगा, जिसे एक्टिन भी कहते हैं। ये प्लेटलेट्स कंस्ट्रक्शन में मदद करेगा और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, छोटे छोटे इस तरह से जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वो माइक्रोट्यूब्यूल्स,
इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखेंगे जो अभी मैं बना रहा हूँ दैट इज माइक्रोफिलामेंट। ये सब मदद करता है प्लेटलेट्स के प्रॉपर शेप को मेंटेन करने में। अब प्लेटलेट्स कंस्ट्रक्शन किसमें, ये जिससे बना होता है ये फिलामेंट वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है और ये ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स इसे बोलते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के थर्ड स्ट्रक्चर में दैट इज ऑर्गेनेल जोन। ऑर्गेनेल जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे सेल के मुकाबले इसमें सारे ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड दैट इज ऑर्गेनेल जोन। ऑर्गेनेल जोन में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा दैट आ माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। तो देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया जहां भी प्रेजेंट होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया ये एटीपी बनाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी हम लोग जानते हैं ये सेल को एनर्जी देने का काम करता है, प्रोडक्शन हॉर्स है एनर्जी का, यानी ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा। तो इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स दिखेंगे जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा। इसमें कुछ डेंस बॉडीज भी देखेगा। डेंस बॉडीज में हम लोग देखेंगे तो डेंस ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे इस तरह से दाने लाइक जो डेंस के फॉर्म में ग्रैन्यूल्स जो होंगे वो दिखेगा। डेंस ग्रैन्यूल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे जैसे एडीपी और एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडीपी और एटीपी ये सब एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा। साथ में इसमें हमें दिखेगा कैल्शियम और सेरोटीन। उसमें भी इसके साइटोप्लाज्म में कुछ और ऑर्गेनल्स भी दिखेंगे लाइक अल्फा ग्रैन्यूल्स। देखो अल्फा ग्रैन्यूल्स क्या होता है इस चीज को समझो। अल्फा ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो प्लेटलेट्स फैक्टर 4 होगा, VWF होगा और फाइब्रिनोजेन और PDGF होगा। इसमें लाइसोसोम्स भी देखने को मिलेगा जो सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। लाइसोसोम्स देखेंगे ये एसिड हाइड्रेलेज का काम करेगा। प्लेटलेट्स जब इंजर्ड होगा तो लाइसोसोम के द्वारा प्लेटलेट्स खुद को मार भी सकता है। नेक्स्ट वन इज जो स्ट्रक्चर है दैट वन इज मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो डेंस ट्यूबुलर सिस्टम भी इससे मेम्ब्रेन सिस्टम में देखेंगे डेंस ये ट्यूबुलर सिस्टम है। इसमें कैल्शियम रिसर्वाइवर और थ्रोम्बोनेज A2 प्रोडक्शन में शामिल होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स बना किससे होगा, यानी बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स। बेटा सुनो प्लेटलेट्स का जो कंपोनेंट्स है उसमें जनरली हमें देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अल्फा ग्रैन्यूल्स, डेंस ग्रैन्यूल्स और ऑर्गेनल्स। ये 4-5 स्ट्रक्चर हम लोग अभी तक पढ़ते आए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म इसका फ्लूइड, अल्फा ग्रैन्यूल्स, डेंस ग्रैन्यूल्स और ऑर्गेनल्स ये सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट मींस सेल्स मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी डेट इज सेल मेम्ब्रेन वो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड के 2 लेयर से बना होगा। नॉर्मली दूसरा जो सेल्स होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड बाइलेयर का बना होता है, सेम वैसा ये भी बना होता है। साइटोप्लाज्म देखेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का बना होगा जिसमें एक्टिन और मायोसिन सबसे अधिक होगा और कुछ एंजाइम्स भी देखने को मिलेंगे। वहीं अल्फा ग्रैन्यूल्स की बात कर ले तो वो फाइब्रिनोजेंस, PDGF, VWF और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से बना होगा। वहीं बात कर लो डेंस ग्रैन्यूल्स का तो डेंस ग्रैन्यूल्स कैल्शियम, सेरोटीन
और एनर्जी प्रोडक्शन वाले चीज यानी एडीपी और एटीपी से बना होगा। प्लेटलेट्स के अंदर ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा हम लोग को, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड प्रोक्सिसोम्स। ये इतने सारे चीजों से मिलकर प्लेटलेट्स बना होता है। प्लेटलेट्स यानी ब्लड के सेल की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या प्रॉपर्टीज होगा इसकी बात करेंगे। प्लेटलेट्स अन्यूक्लिएटेड है। अन्यूक्लिएटेड का मतलब है प्लेटलेट्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए प्लेटलेट्स जो है वो डिवाइड नहीं कर पाता। यानी एक बार जो प्लेटलेट्स बन गया वो डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4 दूसरे सेल की तरह इसमें नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से ये मूव कर सकता है। जो बाहर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है उससे ये मूव कर सकता है। जैसे सेम समझ लो जैसे अमीबा में मूवमेंट देखने को मिलता है, उसी तरह इसमें साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से ये मूव कर सकता है। थर्ड वन इज कंट्रक्टिसिटी। देखो इसमें क्या है, इसमें एक्टिनोमायोसिन सिस्टम से कंस्ट्रक्शन करने का ये काम करेगा। एक्टिनोमायोसिन सिस्टम से कंस्ट्रक्शन करने का ये काम करेगा। इसे मैं क्या करूं, हाँ नेक्स्ट वन है आपका एडिप्सनेस, मतलब चिपकने का काम। बॉडी का अगर कोई पार्ट इंजर्ड होता है तो ये इंजर्ड इंडोथीलियम से चिपकता है VWF एंड GPIBF के द्वारा। देखो हमारे बॉडी में अगर बात कर लेंगे तो 3 तरह के इंडोथीलियम देखने को मिलेगा। सबसे बाहर एपिथीलियम, बीच में मेसोथीलियम और सबसे अंदर एंडोथीलियम। तो इसका एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं एडिप्सनेस। इसमें क्या होता है कि जो अंदर वाला लेयर होगा बॉडी का जो इंजर्ड होगा उससे ये चिपकने का काम करेगा और चिपकने में मदद करेगा जो मटेरियल दैट इज VWF एंड GPIB। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज दैट इज एग्रेशन। एग्रेशन आपस में जुड़ता है, प्लेटलेट्स आपस में जुड़ेंगे फाइब्रिनोजेन और GPIIB और IIA के मदद से प्लेटलेट्स आपस में जुड़ने का काम करेगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज सेक्रेशन। जो ग्रैन्यूल्स के कंटेन होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। प्लेटलेट्स के अंदर जो ये ग्रैन्यूल्स है ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्रीशन, यानी डीग्रेनुलेशन। एक पॉइंट आता है, ग्रैन्यूल्स जब बाहर निकलता है तो उसे हम लोग डी ग्रैनुलेशन देख जाते हैं। ये ब्लू कलर से मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ये तो डीग्रेनुलेशन मतलब ग्रैन्यूल्स के कंटेंट साइटोप्लाज्म से बाहर सेक्रीट होना शुरू हो जाएगा। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? वैसे तो इसका बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन सारे फंक्शन को 4 मेजर ग्रुप में हम लोग ने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी hemostasis, second one is secondary hemostasis, third one is wound repair and healing, fourth one is immunological function। ये चारों को एक एक करके शुरू करेंगे। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट वन जिसका नाम है प्राइमरी हेमेटोस्टेसिस। देखो प्राइमरी हेमेटोस्टेसिस क्या होता है? अडेशन मतलब जुड़ना, अडेशन का एक मतलब ही हो रहा है जुड़ना। तो ये क्या है कि जो इंजर्ड वाला जगह है वहां पे VWF के मदद से जहां पे इंजर्ड हुआ है वहां पे कोलाजेन वगैरह सब निकाल के चिपकने का काम करता है। एक लाइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इंजर्ड साइड पे VWF के द्वारा सब इंडोथीलियल कोलेजन से चिपकता है।
एक्टिवेट क्या करेगा, उसका शेप चेंज होगा, ग्रेन्यूल्स रिलीज होगा, ग्रेन्यूल्स में एडीपी या TXA2 या CA2 आयन ये सब रिलीज होने का काम करेगा और प्लेटलेट्स आपस में जुड़कर प्लेटलेट्स बग बनाने का काम करेगा। सेकेंडरी फंक्शन देखेंगे इसका। इसका सेकेंडरी फंक्शन है दैट इज फंक्शन नंबर सेकंड, सेकेंडरी हेमास्टेसिस। देखो, क्लॉटिंग कैटलेज इनहेशन जो फास्फोलिपिड यानी PF3 सरफेस प्रदान करेगा, जिससे थ्रोम्बिन जनरेशन यानी थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज वुंड रिपेयर एंड हीलिंग। जो बॉडी का इंजर्ड पार्ट है वो रिपेयर होगा या ठीक होगा। अल्फा ग्रैन्यूल्स, याद करो मैंने एक बताया था अल्फा ग्रैन्यूल्स, तो अल्फा ग्रैन्यूल्स से PDGF और TGF ये दोनों PDGF और TGF बीटा जैसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है और फाइब्रिनोब्लास्ट माइग्रेशन या न्यू ब्लड वेसल्स बनाने का काम करता है। न्यू ब्लड वेसल्स बनने के प्रोसेस को हम लोग एंजियोजेनेसिस कहते हैं। एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें नया ब्लड वेसल्स बनते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर ये वर्ड है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर क्या है? प्लेटलेट जो है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज कर इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का मतलब जहां पे सूजन होता है उस जगह पे प्लेटलेट्स उस सूजन को काम करने का काम करता है। ये वाले टर्म्स याद कर लेना। ये प्लेटलेट्स इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करता है जिसके कारण ये इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। लेबोरेटरी वैल्यू देखो, पैरामीटर है, नॉर्मल वैल्यू है। अब नॉर्मल भी आगे इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 mmQ ब्लड लेंगे तो उसमें जनरली हमें जो प्लेटलेट्स देखने को मिलेगा वो 1.5 लाख से 4 लाख तक मिलेगा। 1 mmQ में जितना ब्लड मैं लूंगा उसे जब काउंट करेंगे तो 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स मिलेगा। ब्लीडिंग टाइम आपका 2 से 7 मिनट होगा और क्लॉट रिएक्शन टाइम 24 घंटा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इससे पहले अभी हम लोग देखे ऊपर वो नॉर्मल था। अब नॉर्मल में क्या होगा? अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज करता है, डिक्रीज प्लेटलेट्स होगा तो उस कंडीशन को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स का अमाउंट गिर जाना। प्लेटलेट्स जहां पे हम लोग 1.5 लाख से ये 4 लाख देख रहे थे, इसका नंबर 1.5 लाख से नीचे हो जाएगा तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाएगा, यानी 1.5 लाख से नीचे हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जनरली हम लोग को देखने को मिलता है डेंगू में। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, या एस्प्लास्टिक एमेनिया में, एक और है ल्यूकेमिया में। ये सब में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। अगर क्या हो जब प्लेटलेट्स 4 लाख से ऊपर हो जाएगा तो इंक्रीज प्लेटलेट्स, इस कंडीशन को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस कहने का मतलब है प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज होना। और प्लेटलेट्स का नंबर जब इंक्रीज होगा तो कॉज किसके कारण हो सकता है? तो फर्स्ट वन इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। लंबे समय से बॉडी का कोई एक हिस्से में सूजन देखने को मिल रहा है, या माइलोप्रोलास्टिनेटिव डिसऑर्डर में भी ये देखने को मिलता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कब होगा? जब 20,000 mmQ हो जाए, जब काउंट 20,000 mmQ से नीचे, यानी 1.5 लाख से बहुत कम है। जब प्लेटलेट्स काउंट आपका मात्र 20,000 के नीचे हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? एक
एक्टिव ब्लीडिंग होगा और तब ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट्स का दिया जाएगा। 20,000 के नीचे आएगा तो एक्टिव ब्लीडिंग का मतलब है कि इंटरनल हेमरेज ब्लड वेसल्स से बाहर ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो जान लो, मदद करेगा। प्लेटलेट्स के पास अपना डीएनए नहीं होता है। देखो मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, इसके पास अपना डीएनए नहीं होगा और न्यूक्लियस नहीं होगा, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता ही है। ठीक है, एक मेगा कैरियोट से लगभग 1000 से 3000 प्लेटलेट्स बन सकता है। एक मेगा कैरियोटोसाइट से हम लोग देखेंगे लगभग 1000 से 3000 प्लेटलेट्स बनता है। प्लेटलेट्स भी सेरोटिन रिलीज करता है जो वैसो कंट्रक्शन में मदद करने का काम करता है। आज के क्लास का कंक्लूजन क्या है? देखो आज का क्लास का कंक्लूजन है कि प्लेटलेट्स बहुत सारे काम करता है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल फ्रेगमेंट्स है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो सेल फ्रेगमेंट है, जो केवल ब्लड को क्लॉट बनने तक सीमित नहीं करता है बल्कि वुंड हीलिंग यानी जख्म को ठीक करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमें उसका इंट्रिकेट स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है जो उसका डाइवर्स फंक्शन यानी बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करती है। आज का क्लास यहाँ ही। हम लोग ने ब्लड में तीनों सेल्स के बारे में पढ़ लिया। ब्लड में 3 सेल्स था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हाँ, कुछ बच्चे थे जो बोल रहे थे मुझे ऑफलाइन वाली क्लास वाली रिकॉर्डिंग ही वीडियो चाहिए था, वो बेहतर लगता है। आप लोग मुझे डिस्कस करके या आपस में डिस्कस करके बताओ या कमेंट करके मुझे बताओ कि किस तरह के आपको वीडियो चाहिए था। एक रिकॉर्डेड था जिसमें एनिमेशन था, एक ये अभी पीडीएफ के द्वारा पढ़ रहे हैं, ये एक क्लास जो रिकॉर्डेड होता है। आपको कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आता है? होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसी तरह इजी ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर एलाइंस बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इजीली मोड में पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो किम्स पटना को। थैंक यू।